नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 2 का प्रश्न संग्रह 4.1 का बचा हुआ सवाल देख रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में मैं आपको समरूप त्रिभुज की रचना बताया था। जब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु सामान्य न हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो ऐसे समरूप त्रिभुजों की रचना करना है जिसमें एक शीर्ष बिंदु सामान्य हो। मतलब दो ऐसे त्रिभुज दिए होंगे जिनका नाम इस तरह से लिखा होगा कि एक अक्षर दोनों त्रिभुज में दिखाई दे। अगर ऐसा है तो उस त्रिभुज की रचना कैसे करना है वो आपको सीखना है। तो जैसे आप एक्सरसाइज का सवाल देखो, यहाँ 4.1 का दूसरा सवाल अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल टी आर। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझने के लिए है वो ये है कि बिंदु आर दोनों में है। जैसे ही आपको ये स्थिति दिखाई दे कि एक बिंदु दोनों त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, मतलब एक बिंदु दोनों त्रिभुज में सामान्य है, तो इस प्रकार के त्रिभुजों की रचना की विधि थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमको रचना किस तरह से करना है, देखो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। इस आधार पे दोनों त्रिभुज की रचना करना है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान देना है। पहला महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना था कि एक बिंदु सामान्य है दोनों में। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान देना है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है। इससे आपको अंदाज़ा क्या लगेगा कि जो पहला त्रिभुज है पी क्यू से संबंधित पहला त्रिभुज, अगर उसकी भुजा की लंबाई 3 है तो त्रिभुज एल टी आर के भुजा की लंबाई 4 होगी। मतलब कि पहला त्रिभुज की तुलना में ये दूसरा त्रिभुज बड़ा होगा। तो ये दो बातें अगर आप दिमाग में रखते हो तो इस प्रकार के सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें भी आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ सवाल देख रहे हो कि दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं और अगर त्रिभुज समरूप हैं और एक बिंदु दोनों में सामान्य है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो बिंदु आर दोनों में सामान्य है, तो सबसे पहला काम तो ये कि जिस त्रिभुज की जानकारी दी होगी उसकी एक कच्ची आकृति बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने त्रिभुज पी क्यू आर की कच्ची आकृति बनाया। मैं नाम यहाँ नहीं लिखा हूँ, यहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखना है। ये टेक्निक आपको सीखना है, नहीं तो इस प्रकार के सवाल करने में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। जो बिंदु दोनों में सामान्य होता है उस बिंदु को इस स्थान पर दिखाएंगे, इससे हमें रचना करने में सुविधाजनक हो जाएगा। इसे लिख कहीं भी सकते हैं बिंदु का नाम, पर बेहतर होगा कि जो बिंदु दोनों में सामान्य है उसी बिंदु से हम आकृति का आरंभ करते हैं। अब बचा हुआ नाम P और Q आप कहीं भी दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे P दिखा रहा हूँ और यहाँ पर Q दिखा रहा हूँ। ये एक टेक्निक आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य बिंदु को यहाँ लिखना है और बाकी दोनों बिंदु ये दो स्थानों पर लिख देना है। अब प्रश्न के अनुसार PQ की लंबाई 4.2 है, QR की लंबाई 5.4 है और PR की लंबाई 4.8 है। तो अब ये तो मतलब इतना आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इस त्रिभुज की तो रचना हम कर ही सकते हैं, पर इसकी मदद से हमें इस त्रिभुज की रचना करना है। लेकिन यहाँ पर टेक्निक आपको क्या ध्यान देना है कि इस एक बिंदु सामान्य होने की वजह से इसी पर दूसरा त्रिभुज बनेगा, या तो इससे बड़ा बनेगा या तो इससे छोटा। लेकिन अभी अभी हमको समझ में आया है कि पी क्यू 3 होने पर एल टी 4 है, मतलब ये त्रिभुज बड़ा है। मतलब क्या हुआ, अगर इसी आकृति को मैं फिर से बनाऊं विश्लेषण के तौर पर, तो इस तरह से आकृति बनेगा कि ये त्रिभुज तो ऐसे ही होगा, त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे ही होगा, पर हमें समझ में क्या आ रहा है कि जो दूसरा त्रिभुज है वो इससे बड़ा है। बड़ा का मतलब वो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, वैसे यहाँ से भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर इसको और इसको मिलाना होगा।
ये आपका दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। और इसमें संगति ध्यान देना है, आर का संगत तो आर है, लेकिन पी का संगत कौन है? यल। तो पी हमने ऊपर लिखा है तो यहाँ पे यल आ जाएगा। और क्यू का संगत कौन है? टी। क्यू यहाँ पर है तो उस दूसरे त्रिभुज का बिंदु टी यहाँ पे होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ रहे हो तो रचना बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बनाने के लिए क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्यू आर खींचेंगे 5.4 का, 5.4 का क्यू आर खींच लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करके 5.4 तक का रेखा लेना है। ये 5.4 तक का रेखाखंड हमने ले लिया और इसका नाम हम दे देते हैं आर क्यू। इसकी लंबाई 5.4 सेंटीमीटर। अब टेक्निक क्या है कि बिंदु पी तो आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ आर से उसकी दूरी कितना है? 4.8। तो आप स्केल में 4.8 का चाप लोगे, इस तरह से 4.8 का चाप ले लिए। आर से दूरी 4.8 है तो आर पे केंद्र रख के 4.8 की त्रिज्या का एक चाप बना दिए। अब क्यू से ये दूरी 4.2 है, मतलब हमें 4.2 का चाप लेना है, गोला प्रकार बिंदु क्यू पे रखना है और इस तरह से इस चाप को काट दिए। अब जहाँ काटे ये दोनों चाप उस बिंदु का नाम है पी। अब पी से आर को मिला दिए इस तरह से और पी से क्यू को मिला दिए। तो कम से कम आपको आसानी से एक त्रिभुज तो बन गया। तो परीक्षा में कम से कम एक त्रिभुज बनाने पे 1 नंबर मिल जाएगा। ये लंबाई 4.8, ये लंबाई 4.2। अब हमको सीखना है कि ये दूसरा त्रिभुज जो इससे बड़ा है, त्रिभुज यल आर टी या यल टी आर, उसकी रचना कैसे करें। तो इसमें टेक्निक आपको क्या सीखना है कि जो अनुपात में जो हिस्सा बड़ा रहता है, यहाँ से एक किरण खींचना है आपको इस तरह से। ये कोई निश्चित कोण के बात नहीं, बस यहाँ से एक किरण खींच देना है, कितना भी बड़ा एक किरण खींच देना है। और 3:4 दिया गया है जानकारी में, तो हम इसके 4 समान हिस्से करते हैं। यहाँ गोला प्रकार से कितना भी बड़ा आप चाप ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, पेज में जगह कितना है। और गोला प्रकार यहाँ रख करके इसको 4 बार काट देते हैं, एक, फिर यहाँ रख करके दूसरी बार, फिर यहाँ रख के तीसरी बार, फिर यहाँ रख करके चौथी बार। इस तरह से 4 बार इसको काट दिए। उसको नाम दिया जा सकता है, उस बिंदु को नाम R1, ये R2, ये R3, ये R4। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो नया त्रिभुज है, जो हमारे दूसरा त्रिभुज हो, वो उसको 4 हिस्सा मिल रहा है। मतलब चौथे से वो इस चौथे बिंदु से टी को जोड़ना है। और इस जो त्रिभुज हमें पता है उसकी लंबाई का संबंध 3 से है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इस क्यू को जोड़ देंगे। टेक्निक समझने का प्रयास करो। 3 R3 से इस, क्योंकि यही हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि 3 से जोड़ना है इसको कि 4 से जोड़ना है। तो यहाँ ये 3 है, जो त्रिभुज हमें मालूम है उससे संबंधित अंक 3 है, तो इसलिए तीसरे हिस्से से इसको जोड़ दिए। अब इस चौथे से हमें यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे वो टी होगा, पर वो लाइन खींचे कैसे, उसके लिए आपको पहले पाठ में समानुपात का गुणधर्म बताया गया है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। अब इसके समांतर रेखा खींचने के लिए तरीका क्या है कि इसके सर्वांगसम यहाँ से एक कोण बनाएंगे। ये जो कोण है, इस कोण के सर्वांगसम यहाँ से हम एक कोण बनाएंगे। सर्वांगसम कोण किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले गोला प्रकार यहाँ रखना है, गोला प्रकार यहाँ रख के कितना भी बड़ा चाप लेकर के इस तरह से इसको काट दिए। अब ये जो हमने चाप एक बार लिया है वही गोला प्रकार R4 पे रखना है और फिर से एक चाप यहाँ बनाना है।
इस भुजा को काटते हुए। अब इसको मेजर करेंगे कितना है, ये जो पिछला कोण है जिसके सर्वांगसम हमें कोण बनाना है, यहाँ R2 नहीं, यहाँ ध्यान देना, ये R2 इत्तेफाक से R2 पे आ गया, पर ज़रूरी नहीं कि वो R2 पे आए। हमें महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों भुजाओं को कहाँ काट रहा है, उसको मेजर करते हैं कि वो चाप कितना है। तो ये चाप हमने मेजर कर लिया कितना है। अब यही यहाँ जो काटा है, यहाँ रख करके ये चाप काट दिए। याद रखिए मैंने R3 पर नहीं रखा है ये, नहीं तो यहाँ ये दोनों इतने नज़दीक है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने ये जो चाप काटा है इस भुजा को वहाँ पे गोला प्रकार रख करके चाप बनाया। अब ये चाप को इस R4 से मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। इस तरह से रेखा खींचने पर ये रेखा इस भुजा के समांतर हो जाता है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने पर ये जहाँ इस भुजा को समांतर रेखा को काटता है यही बिंदु T होगा, यही बिंदु T होगा। अब हमें ये समझना है कि बिंदु L का पता कैसे लगाएं। तो जैसा कि आपको पता है, फिर से यही गुणधर्म, त्रिभुज की समरूपता का गुणधर्म, कि ये वाला कोण सर्वांगसम है इस कोण के, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर हम इसी के सर्वांगसम यहाँ से कोण बनाते हैं तो वो कोण जहाँ इसको काटेगा वही बिंदु L होगा। तो इसके लिए टेक्निक क्या हम इस्तेमाल करेंगे अब, कि बिंदु T से इस कोण के सर्वांगसम एक कोण बनाएंगे। अब सर्वांगसम कोण कैसे बनाएंगे, फिर से बात को वही रिपीट करना है। गोला प्रकार यहाँ रखें, ये चाप कितना भी बड़ा आप ले सकते हो, गोला प्रकार यहाँ रखें और इस कोण पर एक चाप बना दिए, कितना भी बड़ा चाप एक बना दिए। बिना कम ज़्यादा किए गोला प्रकार T पे रखना है और एक चाप यहाँ भी बना दिए। अब यहाँ से ये चाप मेजर करेंगे कितना है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, और जहाँ यहाँ काटे हैं, याद रखिए मैं Q पे नहीं रख रहा हूँ, बल्कि जहाँ ये चाप इस भुजा को काटा है वहाँ पे रखते हुए इस चाप को काट दिए। इसके बाद केवल एक काम करना है, T से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। T से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देते हैं। अब ये रेखा इस भुजा को भी जब आगे हम बढ़ाते हैं, इस भुजा को आगे बढ़ाने पर जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु L होगा। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज PQR की रचना किया और त्रिभुज LTR की रचना हो गया। इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल देखते हैं। तो इस चौथे प्रश्न पे अगर आप ध्यान दोगे तो चौथे प्रश्न में क्या प्रश्न है कि त्रिभुज AMT समरूप है त्रिभुज AHE। मतलब फिर से एक बात आपको ध्यान देना है कि अक्षर A दोनों में सामान्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहीं से आपकी सोच में बदलाव होगा कि हमें रचना किस प्रकार करना है। कि यहाँ स्थिति ये है कि एक बिंदु दोनों में सामान्य है, मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज की रचना करने के बाद उसी पर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है, या तो वो उससे छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो अगला त्रिभुज है छोटा होगा कि बड़ा होगा। देखो हमें त्रिभुज AMT के बारे में सारी जानकारी दिया गया है, मतलब हम पहले त्रिभुज AMT बनाएंगे, अब उससे या तो बड़ा AHE होगा या तो छोटा। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको ये जानकारी दिया है कि AM अनुपाते AH 7:5, मतलब अगर AM 7 है तो AH 5। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज से संबंधित भुजा बड़ी है, इस त्रिभुज से संबंधित भुजा छोटी है। तो अगर इस त्रिभुज से संबंधित भुजा बड़ी है तो ये त्रिभुज क्या होगा, बड़ा, और ये त्रिभुज क्या होगा, छोटा। तो मतलब जो हम पहले त्रिभुज बनाएंगे वो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बनेगा और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो इससे छोटा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम एक त्रिभुज की कच्ची आकृति बनाते हैं, जो त्रिभुज के बारे में हमें सब कुछ पता है, त्रिभुज AMT।
अब ध्यान देना है कि नाम यहाँ क्या लिखें। जैसा कि आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि जो अक्षर दोनों में रहता है हम बेहतर होगा यहाँ पे वही अक्षर का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको यहाँ दो अक्षर है यम और टी, उसको कहीं भी लिख सकते हो, पर कभी कभी ये ध्यान देना होगा कि जो भुजा मालूम रहता है वो नीचे दिखाई देना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ यम लिख दिया तो यहाँ मैंने टी लिख दिया। अब प्रश्न के अनुसार एम की लंबाई 6.3 है, एटी की लंबाई 5.6 है और इस बार इन दोनों के बीच का कोण दिया है 50 अंश। यहाँ पे ये कोण 50 अंश दिया है। अब इसी की मदद से हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ विश्लेषण के तौर पे मैं एक बार फिर से यही आकृति बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आगे चल करके कन्फ्यूजन ना हो। इतना पक्का है कि ये त्रिभुज बड़ा होगा, जैसा कि अभी हमको अंदाज़ा लगा कि ये त्रिभुज बड़ा होगा और जो दूसरा त्रिभुज बनाना है वो इससे छोटा होगा। तो ये त्रिभुज ए एम टी, दूसरा त्रिभुज इससे छोटा होगा। और क्या जानकारी है कि जो ए एच ई है उससे संबंधित भुजा की लंबाई ए एच 5 होगा, मतलब ए एच 5। तो एच शायद यहीं कहीं पे आएगा, क्योंकि प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर एम 7 है तो ए एच कितना होगा 5। और ध्यान ये देना है एम का संगत ए एच है, तो इसलिए यहाँ पे एच हम नहीं लिख सकते, एच कहीं यहाँ आएगा क्योंकि यम का संगत एच है। तो अगर यम इधर ले रहे हैं तो एच इधर हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा, बिंदु ई। ध्यान दो यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, ई। तो जैसे ए एम का संगत ए एच, वैसे ए ई का संगत कौन हो रहा है, ए टी। ए टी का संगत ए ई, मतलब अगर ए टी 7 होगा तो ए ई कितना होगा 5। पर एग्जैक्ट में वो 7 या वो 5 नहीं है, बस एक अनुपात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको अंदाज़ा लग गया कि बड़ा त्रिभुज ये होगा और अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो ये छोटा त्रिभुज ए ई एच या ए एच ई बन जाता है। तब इस त्रिभुज की रचना किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम ये त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ए टी 5.6 लेंगे, इस तरह से ए टी 5.6, ये 5.6 यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसका नाम ए टी 5.6। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कोण 50 अंश का दिया है, तो चांदा इस तरह से यहाँ रखें, इस लाइन को इससे ढकें अच्छी तरह, और भुजा इस तरफ है तो यहाँ से जो जीरो दिखाई दे रहा है उस स्केल को देखते हुए 50 अंश की बिंदी लगा दिए। अब इससे इसको मिला दिए और मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए। याद रखना ये जो बिंदी है इसको यम नहीं लिखना है, बल्कि जानकारी के हिसाब से एम 6.3 है, मतलब एम की लंबाई हमें 6.3 लेना है। तो गोला प्रकार से इस तरह से 6.3, तो गोला प्रकार ए पे रखना है और इस तरह से चाप काट दिए। तो ये बिंदु जो है आएगा यम, और यम से टी को मिला देंगे तो त्रिभुज ए एम टी बन जाता है। अब त्रिभुज ए एम टी बन गया, इस भुजा की लंबाई 6.3, ये कोण का माप 50 अंश। अब हमको टेक्निक समझना है कि ये दूसरा त्रिभुज कैसे बनाएं। तो जैसे कि आपको बताया था कि अगर एक बिंदु सामान्य होता है तो हम लोग टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं कि सामान्य बिंदु से एक किरण खींचते हैं। कितना भी बड़ा कोण का किरण खींचेंगे, किरण है मतलब इस तरफ अनंत है, इस पर विचार नहीं करना है, कितना बड़ा है आपके पेज पे निर्भर करता है। और आपको मैं बताया था कि जो हिस्सा बड़ा होता है, जैसे यहाँ 7:5, तो आपको इस किरण को 7 सर्वांशम हिस्से करना है। तो गोला प्रकार का चाप कितना भी बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन इसको 7 बार काटना है, इस किरण को 7 बार काटना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ए पे गोला प्रकार रखा मैंने, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस तरह से 7 बार कट गया। अगर ये आपको किसी कारण से छोटा लगे
तो आप पेंसिल से ही सारी आकृति बनाते हो तो इसको और बड़ा कर सकते हो। तो ये हम इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये लास्ट A7। अब आपको ध्यान क्या देना है कि बड़ा त्रिभुज से संबंधित 7 है, मतलब इस 7वें बिंदु को किससे मिलाना होगा? इस T से। ये आपको ध्यान देना है कि हाँ, इस बार जैसे पिछले सवाल में हमने अंदर से तीसरे हिस्से से उस बिंदु को मिलाया था, लेकिन यहाँ पे इस 7वें हिस्से से इस बिंदु को मिलाना है। यही यहाँ पे टेक्निक समझना है, इसी में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। और 5वें हिस्से से जो लाइन जाएगा वो इसको जहाँ काटेगा वो बिंदु होगा E। अब 5वें हिस्से से कैसे लाइन खींचेंगे? ऐसे डायरेक्ट नहीं खींचना है, इसके समांतर रेखा खींचना है। लेकिन समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? उसके लिए टेक्निक क्या इस्तेमाल करना है? इसके सर्वांगसम यहाँ से एक कोण बनाएंगे। अब सर्वांगसम कोण कैसे बनाते हैं? कितना भी बड़ा चाप लिए, यहाँ रखें और इसको जैसे थोड़ा मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से मैंने इसको काट दिया। अब जितना बड़ा यहाँ रखे हो, अब हमें 5वें हिस्से पे रखना है और इस भुजा को काटते हुए चाप बना देना है। फिर इसको मेजर करना है, कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इस तरह से मेजर कर लिए और यहाँ रख करके जहाँ काटा है चाप, इस चाप को काट दिए। अब इस 5वें हिस्से से इसको मिलाते हुए आपको लाइन खींचना है, तब ये सर्वांगसम कोण इसके बन जाएगा। और ये सर्वांगसम कोण जहाँ इस भुजा को काटेगा यही बिंदु E होगा। देखो, इस तरह से विश्लेषण की आकृति आप बना लेते हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये बिंदु E हो गया। अब हमें पता करना है कि बिंदु H कहाँ पर है। तो फिर से वही नियम है कि ये वाला कोण सर्वांगसम है इस कोण के, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसके सर्वांगसम यहाँ से मैं कोण बना दूँ तो वो कोण इस भुजा को जहाँ काटेगा वही H होगा। तो अब हमें करना क्या है? बिंदु E से इसके सर्वांगसम एक कोण बनाना है। सर्वांगसम कोण कैसे बनाते हैं? जैसे गोला प्रकार मैंने यहाँ रखा, कितना भी बड़ा चाप लिया, इन दोनों भुजाओं को काटते हुए एक चाप बना दिया। और यही गोला प्रकार कहाँ रखना है? अब जहाँ से कोण बनाना है E पे, ध्यान दीजिए, यही हमें E पे रखना है और इस भुजा को काटते हुए एक चाप बना दिए। अब ये आपको मेजर करना है, कितना है दोनों के बीच की दूरी, और जहाँ ये चाप काटा है यहाँ रख करके इस चाप को काट दिए। अभी जहाँ इस चाप को काट रहा है इसको इससे मिलाते हुए एक किरण खींच देते हैं, और ये किरण जहाँ इस भुजा AM को काटेगा वहीं पर बिंदु H होगा। मतलब ये क्या हो गया? बिंदु H। तो इस तरह से हमें त्रिभुज AMT की रचना हो गया और त्रिभुज AHE की भी रचना हो गया। तो कुल मिलाकर के इस पाठ में इतनी ही प्रकार की रचनाएं हैं, इनका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको बार बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल को कर सकते हो। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।